गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, VA साराडा में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और उसमें हम लोग जाने थे कि प्रकाश है तो क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है, एवं प्रकाश के प्रकृति के एक नियम को हम लोग जाने थे, न्यूटन के कणिका का सिद्धांत हम लोग जाने थे बच्चे लोग। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग जाने थे कि प्रकाश आखिर है तो क्या है। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़े थे कि वैसे प्रकाश स्रोत उसे कहा जाता है जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिससे प्रकाश का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। ये मानव निर्मित है और प्राकृतिक है, जो मानव ने बनाया, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, ये मानव निर्मित स्रोत है। सूर्य, तारे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग जो बात किए थे आपके प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब इत्यादि से। और अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, तो हम जो है अप्रदीप्त वस्तु है, हम दीप्त वस्तु के माध्यम से दिख रहे हैं। उसी तरह से चंद्रमा के बारे में बताए थे कि वो भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद बच्चे लोग हम लोग बात किए थे प्रकाश के प्रकृति, और उसमें सबसे पहला था न्यूटन के कणिका का सिद्धांत। उसमें हम लोग बात किए थे कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है एक छोटे छोटे कणों के रूप में है, और यह जो है बच्चे लोग जब प्रकाश हमारे पास आती है तो एक छोटे छोटे कणे के रूप में आती है। ये कणों का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान रहित तो होता है। और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किए थे। तो आज का क्लास हमारा बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आगे प्रकाश के प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारे महान वैज्ञानिक हाइगेंस आएंगे, मैक्सवेल आएंगे एवं मैक्स प्लांक आएंगे। इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में आज हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चे लोग। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशनल शायरी से। तो चलिए जी बच्चे लोग, आप लोग तैयार हो जाएं मोटिवेट होने के लिए। जैसे यहाँ बिल्कुल आपको मोटिवेशनल शायरी दिख रहा होगा। जीत की आखिरी बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएंगे जमीन पे, ये आसमां भी आ जाएंगे जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, जीत की गूंज चाहिए बच्चे लोग। तो इन मोटिवेशनल शायरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। तो सभी लोग बच्चे लोग आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नहीं हैं, नए नए आए हैं, वो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चे लोग हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रकाश की प्रकृति के दूसरे सिद्धांत। आपके बच्चे लोग हैं प्रकाश के प्रकृति के दूसरे सिद्धांत हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत। तो महान वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है, प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है। अब इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये नहीं चल सकती है। ये बात बताए थे महान वैज्ञानिक हाइगेंस ने। उन्होंने कहा था बच्चे लोग कि यह जो माध्यम होती है ये भारहीन होती है, यानी बहुत इसका ना के बराबर भार बने होता ही नहीं है, एवं इसका घनत्व भी बहुत ही कम होती है। और जब इस माध्यम में प्रकाश चलती है और हमारे आंखों के पास, रेटिना के पास जब पहुंचती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं बच्चे लोग। तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है, इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम एक रूप में कल्पना किए, वो माध्यम था ईथर। माध्यम के नाम था क्या? ईथर। ये ऐसे माध्यम थे जो किए थे जिनके भार क्या थे? भारहीन थे।
कोई भार नहीं था एवं बच्चे लोग इनका घनत्व भी डेंसिटी भी बहुत ही क्या था, कम था। तीन माध्यमों में जब तरंग के रूप में प्रकाश चलती है, जब हमारी आंखों के पास पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही चीज बच्चे लोग यहाँ पर आपके लिए हम लेकर के आए हैं हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है बच्चा लोग? प्रकाश जो हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। ये तरंग कहां से निकलेगी? तो प्रकाश स्रोत से। जैसे बिजली का बल्ब है, इससे प्रकाश निकल रही है, सूर्य है उससे प्रकाश निकल रही है, तीन स्रोतों से प्रकाश निकलती है और प्रकाश की चाल से क्या करती है? चलती है। एवं इसे चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब चलो प्रकाश जिस पदार्थ में चलती है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो इसके चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वे माध्यम थी ईथर। माध्यम क्या थी? ईथर। ईथर एक ऐसा माध्यम था जो भारहीन था, यानी उसका भार नहीं था एवं उसका घनत्व भी क्या था? बहुत ही कम था। इसी रूप से प्रकाश क्या करती है? तरंग के रूप में चलती है और वस्तुओं पर पड़ करके हमारे आंखों के पास पहुंचती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं बच्चे लोग। तो ये था आपका सिद्धांत किनका? हाइगेन्स का था। अब हम बच्चे लोग चलते हैं अगला सिद्धांत मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। तो महान वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश को जब विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति से जब भेजा जाए तो वहां से विद्युत ऊर्जा के रूप में एक तरंग निकलेंगे। क्या निकलेंगे? तरंग निकलेंगे, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को उच्च आवृत्ति से भेजा जाता है तो वहां पे ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं? तरंग निकलते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये तरंगे विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। तो वही चीज बच्चे लोग यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने गणितीय गणनाओं के आधार पर सत्यापित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो बच्चा लोग चाल होता है, स्पीड होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन चालों को उन्होंने निर्वात में प्रकाश की चाल बताया बच्चे लोग। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही बात बच्चे लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बहती है, बहुत उच्च आवृत्ति से बहती है, तो उच्च आवृत्ति से बहती है तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंग के रूप में, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंग के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है। इस तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों में विद्युतीय क्षेत्र जो होते हैं बच्चे लोग, जो हमारा विद्युतीय क्षेत्र होते हैं और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत कंपन करने लगते हैं। एक दूसरे के परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। इस तरह से माने विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस तरह से कंपन करते हैं और आगे की ओर संचरित होते हैं, आगे की ओर फैलते हैं। तो वही बोलते हैं बच्चे लोग, इस तरंगे में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत संचरित करते हैं एवं इन तरंगों के संचरण के लिए बने, इन तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत बड़े विशेष बात बताए। हाइगेन्स बताए कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ईथर जैसे माध्यम की कल्पना किए, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कंपन रूप से क्या करते हैं? आगे कंपन करके आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने गणितीय गणनाओं के द्वारा यह सत्यापित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है बच्चे लोग। तो आई होप बिल्कुल आप विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत को समझ गए होंगे। किसमें जब विद्युत धारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को उच्च आवृत्ति से भेजा जाता है तो इसमें ऊर्जा के तरंग के रूप में क्या होती है, संचरित होती है। इसमें ऊर्जा तरंग के रूप में चारों ओर फैलने लगती है, संचारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं और ये तरंग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। अगर एक लाइन में परिभाषा देखा जाए बच्चे लोग तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वैसे विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत क्या है, एक ऐसा सिद्धांत है इन्होंने बताया कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। तो कहेंगे आएगा प्रश्न कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि विद्युत प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चे लोग मैक्सवेल। किस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश एक तरंग के रूप में है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाइगेंस। किस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश एक कण के रूप में है, तो आपका जवाब होना चाहिए न्यूटन। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए बच्चे लोग, आप लोग उतारना चाहते हैं तो एक बार इसे उतार सकते हैं। चलिए अब हम बच्चे लोग आगे चलते हैं। ये आगे देखिए बच्चे लोग क्या है, आपका है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है बच्चे लोग। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो प्रकाश जो होती है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग आप आ रही है सूर्य के प्रकाश से या किसी प्रकाश स्रोत से, जो विद्युत चुंबकीय तरंग की विकिरणें आ रही है, ये सतत ना होकर यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अर्थात बंडलों के रूप में होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो आ रहे हैं हमारे किसी स्रोत से, तो यह जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होते हैं, यानी ऊर्जा युक्त होते हैं। इन बंडलों या पैकेट को इन्होंने कहा फोटॉन या क्वांटम कहा। इन बंडलों को इन्होंने किसे क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटम कहते हैं। इन्हीं चीजों को बच्चे लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन सतत ना होकर, लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अर्थात बंडलों के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में आते हैं। ये जो प्रकाश आ रही है ये छोटे छोटे ऊर्जा युक्त कण है, तभी तो कहते हैं। चलिए आज हम लोग धूप में बैठते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ये प्रकाश में बच्चे लोग एक ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा एक छोटे छोटे पैकेट एक बंडल के रूप में आते हैं। तो इन्हीं को कहा, इन ऊर्जा युक्त पैकेटों को फोटॉन या क्वांटम कहते हैं। इसे हम लोग मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत कहते हैं बच्चे लोग। आई होप बिल्कुल। तो एग्जाम में पूछेगा किस वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रकाश ऊर्जा युक्त छोटे छोटे पैकेट के रूप में होते हैं, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होते हैं। तो वे थे आपके साइंटिस्ट मैक्स प्लांक थे। कौन थे? मैक्स प्लांक। अब बच्चे लोग हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये था किरण पुंज, यानी कि बच्चे लोग बीम ऑफ रेज। तो किरण पुंज क्या होती है आप लोग समझिए। किसी स्रोत से बच्चे लोग जब प्रकाश के, जैसे ये स्रोत है, ये स्रोत से प्रकाश की किरणें जब हमारे पास आएगी तो सिंगल एक किरण के रूप में नहीं आती है बच्चे लोग, यह किरणें के समूह के रूप में आती है। किरणों के समूह के रूप में हमारे पास आती है। तो जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें किरण के समूह के रूप में चलती है, तो इन किरणों के समूह को ही बच्चा लोग हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? किरण पुंज कहते हैं। तो एक लाइन में परिभाषा देखा जाए बच्चे लोग, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत से जो किरणें निकलती बच्चे लोग, सिंगल एक किरण नहीं निकलती है, बल्कि वो किरणों का समूह हम लोग के पास आती है। तो इन किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। तो इसका परिभाषा बच्चे लोग आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों के समूह को
क्या कहते हैं बच्चे लोग? तो किरण पुंज कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं बच्चे लोग। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज बच्चे लोग सबसे पहला होते हैं समांतर किरण पुंज। क्या होते हैं? समांतर किरण पुंज। आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग, जब प्रकाश स्रोत बहुत ही दूर होता है, जैसे सूर्य, तारे, और वहां से प्रकाश जब आएगी हमारे पास, तो ये किरणें जो है एक दूसरे के समांतर रूप से आती है। ये किरणें पुंज एक दूसरे क्या होती है? ये किरणें पुंज एक समांतर रूप में आती है, इसलिए वे किरणें को ही कहा जाता है समांतर किरण पुंज। यानी वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उन किरणें पुंजों को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो सूर्य से प्रकाश हम लोग के पास आती है, वो समांतर किरण पुंज होती है। कैसे होती है बच्चे लोग? समांतर किरण पुंज। क्या होती है? समांतर किरण पुंज। तो वे किरणें जो आपस में एक दूसरे को समांतर हो, वे किरण पुंज जो आपस में एक दूसरे के समांतर हो, तो वैसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो अगर इस चीजों को आप लोगों को लगता होगा कि सर कि मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखा जाए बच्चा लोग, जैसे मान लिया जाए बच्चा लोग कि यह सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऐसे प्रकाश निकलेगी, तो कैसे पता चलेगा कि ये समांतर आ रही है? इन चीजों को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते बच्चे लोग। तो ये सूर्य है, तो आपके सामने ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। तो इससे प्रकाश की किरणें आएगी तो ऐसे पार होगी, आएगी तो ऐसे पार होगी, आएगी तो ऐसे जाएगी, आएगी तो ऐसे जाएगी। यानी किरणें जो जब देख रहे हैं, तो इससे जब किरणें आ रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरणें बच्चे लोग एक दूसरे की, क्योंकि जब छोटा हो गया, जब ये बड़ा होगा, इसका आकार बहुत बड़ा होगा और इसका आकार बहुत छोटा होगा, इस पर जब किरणें पड़ेगी तो लगेगा कि किरणें जो है एक दूसरे के समांतर आ रही है। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे लोग, सूर्य से प्रकाश की किरणें अर्थात अनंत से, कहां से बच्चे लोग? अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती है तो हमेशा समांतर किरण आती है। कैसे आती है? समांतर किरण पुंज। तो चलिए इसके परिभाषा आप लोग एक बार लिख लीजिए बच्चे लोग। समांतर किरण पुंज का परिभाषा तो लिखिएगा बच्चे लोग, वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। वे किरणें पुंज जो एक दूसरे को क्या हो बच्चे लोग? समांतर हो। जैसे आप लोग रेल की पटरियां को देखे होंगे, रेल की पटरियां क्या होती है बच्चे लोग? ये किरणें एक दूसरे के क्या होती है? वहां पे पटरियां बिल्कुल ही समांतर होती है। तीन किरणें पुंज को कहा जाता है बच्चा लोग समांतर
किरण पुंज, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पैरेलल बीम बोलते हैं बच्चे लोग। यह कहाँ से निकलती है, इस चीजों को आप लोग लिख लीजिए बच्चे लोग। अनंत अनंत पर स्थित, अनंत पर, या बोलेंगे अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें किरण पुंज होती है। जैसे सूर्य, तारे से आने वाले किरण, आने वाले किरण। तो सूर्य और तारा बच्चे लोग हमसे बहुत काफी क्या है, दूर है। अब इनसे प्रकाश की किरणें जब आएगी तो एक दूसरे के समांतर आएगी, अर्थात वे समांतर किरण पुंज होंगी। तो यानी यहाँ से बात चल गया बच्चा लोग कि बहुत दूर अगर कोई प्रकाश स्रोत है और वहां से प्रकाश की किरणें आएगी तो हमारे पास कैसे आएगी, तो समांतर किरण पुंज होगी। इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे बच्चे लोग। जैसे कहते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, तो हम लोग देखते हैं अनंत से जब भी प्रकाश की किरणें आती है तो मुख अक्ष के समांतर आती है। तो अनंत से जब भी प्रकाश की किरणें आएगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसे होगी, समांतर किरण पुंज होगी बच्चे लोग। कैसे होगी, समांतर किरण पुंज, यानी एक दूसरे के समांतर होगी। तो इस चीजों को आप लोग समझ लीजिए। लेकिन अगर कोई नजदीक से प्रकाश स्रोत है, नजदीक पे प्रकाश स्रोत है, यहां से किरणें आएगी। जैसे बच्चा लोग अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे बल्ब है, क्या है, ये बल्ब है, और ये बल्ब से जब प्रकाश आएगी बच्चा लोग, ये बल्ब से जब प्रकाश आएगी और आप यहाँ पे क्या हैं, खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपके पास जो प्रकाश पड़ेगी बच्चा लोग, ये यहाँ से किरणें क्या होती है, किरणें यहाँ से बिल्कुल ही फैलती है। यानी यहाँ से प्रकाश स्रोत जो होती है वो होती है बच्चा लोग अपसारी होती है। क्या होती है, अपसारी। यानी जब प्रकाश के स्रोत नजदीक में होते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जो हमारे पास पहुंचती है, जैसे आपके कमरे में बच्चे लोग एक जगह बल्ब लगा हुआ है और पूरा कमरा क्या है, लाइटें, पूरा कमरा जो है प्रकाशित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश कहीं न कहीं एक बल्ब से पूरा कमरा में फैल रही है। तो एक बिंदु से प्रकाश की किरणें को फैलना ही कहलाता है अपसारी, यानी डायवर्जिंग। तो अगला आ गया बच्चा लोग आपका, यही आ गया अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बीम। तो डायवर्जिंग बीम उस बीम को कहा जाता है, उन किरणों पुंज को कहा जाता है जब एक बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आगे की ओर फैलती है, आगे की ओर क्या करती है, फैलती है। जैसे घरों में जब विद्युत बल्ब लगा हुआ रहता है, जब ये जलती है तो एक बल्ब से पूरा कमरे में क्या होती है, प्रकाश फैल जाती है। तो इसलिए बच्चे लोग ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसको बारे में सबसे पहले आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए कि अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं। लिखेंगे वे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती है।
आगे की ओर फैलती है, आगे की ओर फैलती है। इन किरण पुंज को, इन किरण पुंज को क्या कहा जाता है बच्चे लोग? अपसारी। अप माने बच्चा लोग फैलना। आप लोग देखिए बच्चे लोग, दीपावली या शादियों में फुलझड़ी जो जलाते हैं तो क्या करते हैं? एक जगह फुलझड़ी जलाते हैं, यहाँ से क्या होते हैं किरणें, यहाँ से इसके लाइट, यहाँ से इसके जो होते हैं बाहर आगे की ओर फैलते हैं। इसी को बोलते हैं अपसारित होना। क्या होना? अपसारित होना यानी फैल जाना। तो इन किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं बच्चे लोग। और ये किरणें पुंज कैसी होती है? तो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें क्या होगी? आगे की ओर फैल जाएगी। क्या होगी? फैल जाएगी। तो ये किरणें पुंज कैसी होगी बच्चे लोग? अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आगे की ओर फैल जाएगी तो ये किरण पुंज कैसे हो गए? अपसारी किरण पुंज। इसका उदाहरण क्या है बच्चा लोग? तो आप लिखिएगा निकट प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपसारी किरण पुंज होते हैं। तो जब निकट से बच्चे लोग जब आएंगे किरणें तो वैसे क्या होगी? अपसारी किरण पुंज। और यहाँ पे एक हम लोग दर्पण की भी बात करेंगे बच्चे लोग। एक आपके दर्पण है बच्चा लोग जिसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है बच्चा लोग? उत्तल दर्पण है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये उत्तल दर्पण जो है बच्चे लोग वैसे दर्पण को कहा जाता है जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ हो। ये परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाती है तो ये किरणें बच्चे लोग क्या होती है? फैल जाती है। जब प्रकाश की किरणें इस परावर्तक सतह पर पड़ती है तो ये किरणें फैल जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ भी क्या हो रही है? फैल रही है। और यहाँ पर क्या होती है बच्चे लोग? ये प्रकाश की किरणें इस तरह से फैल जाती है और यहाँ पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से भी प्रकाश की किरणें फैल रही है और एक दर्पण में फैल रही है। इसीलिए इस उत्तल दर्पण का नाम है, इस उत्तल दर्पण का एक अन्य नाम है बच्चा लोग अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। क्योंकि बच्चे लोग जब कोई उठे हुए सतह रहेंगे इस पर कोई चीज गिरेगा तो क्या होगा? फैल जाएगा। तो यहाँ से उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उठे हुए रहते हैं और यहाँ पर किरणें जब पड़ेगी तो क्या होगी? फैल जाएगी। इसीलिए उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण कहा जाता है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। एक और होता है बच्चा लोग, होता है आपका अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस एक होता है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो अवतल लेंस पर भी क्या होती है? प्रकाश की किरणें जब पड़ती है तो ये किरणें क्या होती है? फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। इसलिए अवतल लेंस को भी हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं बच्चे लोग। एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। अब किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं?
तो उत्तल दर्पण को। लेंस और दर्पण में बच्चे लोग जस्ट एक दूसरे के उल्टा है। जो गुण उत्तल दर्पण में होंगे वो उसी तरह का गुण अवतल लेंस में होंगे। आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए, यानी उत्तल का अवतल, अवतल का उत्तल। आई हो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एक बिंदु से किरणें क्या हो रही है, यहाँ से फैल रही है, यहाँ से फैलती है। जब इसको इमेजिंग करते हैं तो मुख्य फोकस से यह फैलती हुई प्रतीत होती है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अब सारी किरण पुंज। अब बच्चे लोग हम लोग चलते हैं, अगला किरण पुंज है आपका अभिसारी किरण पुंज। यह बहुत अच्छा है बच्चे लोग, इसको समझने का बहुत जरूरी है। अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, वैसे किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से अगर बहुत सारी किरण पुंज आ रही है और सभी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो वैसे किरण पुंज किसी स्रोत से आने वाली वह किरण पुंज जो सभी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। क्या होती है बच्चे लोग, सभी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिल जाती है, अर्थात अभिसारित होती है। क्या होती है, अभिसारी तो होती है, इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं बच्चे लोग। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें पुंज सभी एक बिंदु पर आके मिल रही है, कहीं से भी आ रही है प्रकाश की किरणें और सभी आकर के अगर एक बिंदु पर मिल रही है तो ऐसी किरण पुंज को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। जैसे बच्चे लोग सोलर कुकर में क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो वहां पर क्या होता है, वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसा हुआ हो। परावर्तक सतह क्या हो, ये रंगा हुआ सतह है, ये है परावर्तक सतह। तो इससे प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ेगी इस पर, तो ये प्रकाश की किरणें क्या करेगी, यहाँ पे बीच में जाकर के मिला देती है। यानी सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है बच्चे लोग। क्या होती है, मिल जाती है। तो यह कौन सा दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है। कैसा है, अवतल दर्पण। और इस दर्पण को बच्चा लोग कहा जाता है आपको अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण में बच्चे लोग ये गुण है कि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो सभी किरणों को एक बिंदु पर मिला देती है। क्या करती है, मिला देती है। इसीलिए अवतल दर्पण, ऐसे भी बच्चे लोग अवतल दर्पण का मतलब धसा हुआ दर्पण। और धसा हुआ पर कोई चीज गिरेगा तो फैलेगा नहीं, सभी चीज एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। आप पानी में देखिएगा बच्चे लोग, कोई चीज इस तरह से गिराइएगा तो देखिएगा वहां से क्या होगा, बीच से एक ऊपर की ओर उठेगा। इस तरह से बीच से ऊपर की ओर उठता है। तो इसी तरह से धसे हुए सतह से किरणें पड़ती है तो इस पर किरणें फैलती नहीं है, बल्कि सभी किरणें टकरा कर एक बिंदु पर मिल जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को कहा जाता है बच्चा लोग अभिसारी दर्पण। अगर इसकी डायग्राम को बात किया जाए बच्चा लोग अच्छी तरह से, तो देखिए बच्चे लोग, ये है आपका बच्चा लोग अवतल दर्पण। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। और ये होता है आपका मुख्य फोकस, ये होता है बच्चा लोग वक्रता केंद्र होता है। तो अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद सभी किरणें मुख्य फोकस पर मिल जाती है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर किरणें आने के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही है फोकस पर, अर्थात अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण में किरणें मिल रही है और किरणें को मिलना एक जगह पर कहलाता है अभिसारी। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए तो आप लोग अभिसारी किरण पुंज का क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। लिखेगा वह किरण पुंज, वह किरण पुंज, या लिखेंगे वह किरण पुंज जो, वह किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से आने के बाद
सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। वे किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से आने के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उन किरणों मिलती है उसे या उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो वे किरणें पुंज जो किसी स्रोत से आने के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किस दर्पण में घटना ऐसी घटती है? अवतल दर्पण। तो यहाँ अवतल दर्पण है बच्चा लोग, तो लेंस में क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा बच्चा लोग? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। तो मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं बच्चे लोग, तो सभी किरणें फोकस पर जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। तो यहाँ पर किरणें क्या हो रही है? सभी किरणें एक बिंदु पर जाके मिल जा रही है। अब किरणें को मिलना ही अभिसारी होता है, इसीलिए उत्तल लेंस को बच्चा लोग हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। आई हो बिल्कुल आप चीजों। तो उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है मुख्य फोकस पर। तो किरणें को मिलना बताइए क्या कहलाता है? अभिसारी। इसलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। तो ये आपका था किरण पुंज। अब बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपके सामने आते हैं प्रकाश में गमन करने के अनुसार पदार्थों के प्रकार। यानी ट्रेवल, अगर कोई पदार्थ, कोई लाइट, कोई मैटर में अगर ट्रेवल करती है, तो उसके रिस्पेक्ट में टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है बच्चा लोग? तो उसमें सबसे पहला है पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मैटर। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, जैसे हवा। जैसे बच्चे लोग हवा, तो हवा से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। कांच से भी प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। तो हवा, कांच, ये सब बच्चे लोग हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट मैटर है। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, तो उसे कहते हैं बच्चे लोग पारदर्शी पदार्थ। तो इसके बारे में चलिए आप लोग लिखिए। वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बच्चे लोग हवा से प्रकाश की किरणें आर पार आसानी से हो जाती है। आपका कांच से भी प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। आपका बच्चे लोग प्लास्टिक, श्वेत प्लास्टिक, इससे भी प्रकाश की किरणें क्या होती है? आसानी से आर पार हो जाती है। तो ये सब पदार्थ क्या कहलाएंगे? पारदर्शी। अपारदर्शी यानी ऑब्क्यू मैटर का मतलब बच्चे लोग वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। इसके बारे में लिख लीजिए। वे पदार्थ जिससे प्रकाश की
की किरणें आर पार नहीं होती है, आर पार नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बच्चे लोग, क्या पत्थर से प्रकाश आर पार हो जाएंगे? नहीं। जैसे बच्चे लोग पत्थर, इससे पार आर पार हो जाएंगे? नहीं। ईंट क्या आर पार हो जाएंगे? नहीं। दीवार, दीवाल आदि, इन सभी से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। तो वैसे पदार्थ को बच्चे लोग क्या कहा गया है? अपारदर्शी पदार्थ, ऑब्स्क्यूर मैटर कहा गया है, जिनसे प्रकाश की किरणें दम नहीं पार हो। उसके बाद बच्चे लोग पारभासी पदार्थ होते हैं। पारभासी पदार्थ यानी कि ट्रांसलुएंट मैटर। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में आर पार होती है, थोड़ी मात्रा में क्या होती है? आर पार होती है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, धुआं से, गंदा पानी से। इसमें एक और हो जाएगा बच्चा लोग, साफ जल, साफ जल, इससे भी प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। तो इसका परिभाषा हो गया बच्चा लोग, वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में आर पार होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? पारभासी। उसे बच्चे लोग हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में आर पार होती है, उसे क्या कहा जाता है? पारभासी पदार्थ। जैसे बच्चा लोग घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। उसके बाद बच्चे लोग तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद बच्चा लोग तेल लगा कागज। उसके बाद बच्चा लोग धुआं आदि। तो ये सबसे बच्चा लोग क्या होता है? प्रकाश की किरणें बहुत कुछ मात्रा में पार कर पाती है, यानी गंदा पानी भी हो सकता है। तो ये कैसे पदार्थ हुए? पारभासी पदार्थ हुए बच्चे लोग, ट्रांसलुएंट हुआ। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो इसको सबसे पहले आप लोग क्या करिए? उतार लीजिए। पारदर्शी में पूरा पार कर जाएगी, अपारदर्शी में क्या करेगी? बिल्कुल नहीं पार करेगी। अपारभासी में कुछ कुछ मात्रा में पार करेगी। वे पदार्थ जिसे प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में आर पार होती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज आदि। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं बच्चे लोग छाया। छाया के बारे में आप लोग बहुत पहले से परिचित होंगे, जानते होंगे कि जब हम सूर्य के सामने चलते हैं तो या लाइट हमारे सामने जब पड़ती है तो हमारे पीछे क्या बनता है? एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं बच्चे लोग। जैसे समझिए बच्चे लोग, अगर मान लिया जाए कि यह कोई वस्तु है,
यह वस्तु पर प्रकाश की किरणें, यह वस्तु पर प्रकाश की किरणें यहां से क्या कर रही है, पड़ रही है। बच्चा लोग क्या कर रही है, प्रकाश की किरणें पड़ रही है। तो क्या होगा, इसके जस्ट पीछे यहां पर एक इसी का अंधेरा क्षेत्र बनेगा। इसी का क्या बनेगा बच्चा लोग, एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। तो ये कैसी वस्तु है, ये अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ बोल सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उसे पार नहीं कर पाती है, तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया यानी शैडो कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसे पार नहीं कर पाती है। जैसे हम पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो हमसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी, तो हमारे पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। बच्चे लोग आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए। चलिए इसमें लिखे बच्चे लोग आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी पदार्थ पर पड़ती है तो उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, छाया कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग, छाया यानी शैडो कहते हैं। बच्चे लोग तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे छाया क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन आखिर है तो क्या है। लेकिन बच्चे लोग इसके बारे में जानकारी आज नहीं, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगले दिन। तो यही जो सर जुनून के साथ हम आपके सामने अगले दिन लेकर के आएंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे, इनके नियम के बारे में जानेंगे। आप लोग नहीं पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, यानी परावर्तन के भी प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर है एक आपका नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बच्चा लोग। तो इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। चीजों को समझ रहे होंगे। तो बच्चे लोग जो भी हमारे इस चैनल पर आप लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार ऐप को डाउनलोड कर ले। और हमारा वेबसाइट है बच्चा लोग www.vsarada.com है बच्चा लोग। इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है VSR अड्डा, यानी कि बच्चा लोग यह एक ऐसा चैनल है जो आपको, जो बच्चे हमारे पास आ नहीं पाते हैं, शहरों में नहीं पढ़ पाते हैं,
उनके लिए ये VA साराटा चैनल उनके पास बहुत ही सरल भाषा में किसी भी चीजों को बताएंगे, आपको बिल्कुल वहां आपको समझ में आएगा बच्चे लोग। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जा करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, VA सार अड्डा ऐप को। यहाँ से हमारा जो फिजिक्स का जो क्लास है, इसको जो है कोर्स है, आप लोग विजिट करें बच्चे लोग। बहुत ही कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया गया है बच्चे लोग। तो आज तक बच्चे लोग हम यहीं तक, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद बच्चे लोग।